So hi everyone, I'm Ajay Pandey and I'm currently in NIT Allahabad, MCA second year, and I secured All India rank 12th in NIMSET 2019. Do you guys have any question in particular, like what do you want to ask regarding NIMSET or any other doubts that you have? सर जैसे क्लास की टाइमिंग अभी काफी ज्यादा हो रही है और मतलब हम कवर नहीं कर पा रहे, पिछला अपना रिवाइज नहीं कर पा रहे, सारा टाइम हमारे क्लास में उसका होमवर्क करने में निकल जाता है। तो सर ये कैसे मैनेज करें? 3 बैचेस चल रहे हैं मतलब करेंटली। सर 4 क्लासें चलती हैं। अच्छा, 4 क्लासेस चल रही हैं। बट उसमें अगर तुम ये भी एक पैटर्न नोटिस करो तो वो 4 क्लासेस एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वापस से रिपीट होती हैं। बिकॉज कोचिंग में ये भी होता है कि एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पढ़ाया गया है तो वो 3 4 बार वापस से आता है एक साइकिल के बाद। सो मतलब नेसेसरी नहीं है कि मतलब अलग से ही उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके मतलब प्रिपेयर करो। जब तक के लिए वो चल रहा है तब तक के लिए उसी चैप्टर पे रहो फोकस्ड। इवन दो 4 टॉपिक्स हैं वो भी मैनेज हो जाता है इनफैक्ट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता मैनेज करना। गिवन दैट तुम जितना टाइम क्लास कर रहे हो उतने में फोकस रहो, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, बस उतने टाइम में रिपीट करो। और ज़्यादा उस टाइम पे मत देखो क्योंकि वापस से जब रिपीट होगी तब थोड़ा इजी भी लगेगी वो टॉपिक कंपेरेटिवली फर्स्ट टाइम जब तुमने पढ़ा था उससे। सो वो थोड़ा सा इजी रहता है लेटर ऑन भी। सर syllabus is about to be completed in February and after that mock test. This is the scenario. हाँ, बिकॉज एग्जाम्स भी मई या जून में ही कंडक्ट होते हैं, आई गेस जून में ही। तो मतलब एक नेसेसरी है थोड़ा फरवरी में कंप्लीट भी कराना बिकॉज उसके बाद वापस से रिवीजन भी स्टार्ट करना होता है। एंड रिवीजन में भी वही चीज़ें होंगी जो अब तक फरवरी में भी हुई हैं। वही टॉपिक्स फिर से रिपीट होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे 2019 का 19 का ये शायद, हाँ 19 का पेपर आया था, थोड़ा टफ था, और सर 18 का भी था जो 2018 का। अगर हम्म 22 का भी वैसे ही आता तो सर कैसे मैनेज करें, मतलब ऑन द स्पॉट? मतलब 2019 जैसे मैंने दिया था पर्टिकुलरली, तो मतलब जब मैंने पेपर दिया था तो ऑल्दो वो डिफिकल्ट था कंपेरेटिवली जो निमसेट के पेपर्स आए, बट मतलब मुझे ये फील हुआ था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं आया था। उसमें भी वो डिफिकल्ट था बट उतने लेवल की शायद क्लासेस मतलब होती हैं। मतलब मुझे भी फील हुआ था मतलब उतना सही से प्रिपेयर नहीं करता कोई भी इंसान कि 100% ग्रास्प कर ले। बट मोस्टली क्लासेस में मतलब मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट 2019 के पेपर में जो लास्ट टाइम के मॉक्स हुए थे उससे डायरेक्टली ही बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस जो थे मैथमेटिक्स के, वो मतलब सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी मिले थे। तो मतलब वही जितना कंटेंट मिला था वो बहुत ढंग से प्रिपेयर करा था। तो उससे थोड़ा इजी रहता है कि इवन दो डिफिकल्ट भी पेपर आए तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि आसान पेपर में थोड़ा सा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड डिफिकल्ट पेपर के लिए ही मतलब मोस्टली सर जितनी भी चीज़ें पढ़ा भी रहे हैं तो वो उसी पेपर के ओरिएंटेड रहती हैं। और 2019 के लिए भी वैसा ही था कि मतलब एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा था क्योंकि उस लेवल के और उसके ऊपर लेवल के मॉक्स ऑलरेडी हुए थे। और एंड के मॉक्स स्पेशली काफ़ी रहते भी हैं अच्छे, मतलब कोचिंग के जो मैंने फील करा था कि लास्ट के कुछ कुछ मॉक के सेट्स आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो वो रिजेंबल करते हैं वैसा ही पैटर्न जैसा तुमने 2019 में देखा था। तो अगर वैसा भी आता है तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड ही रहोगे इन एडवांस गिवन दैट कि वो सब टाइम से लगा रहे हो जितनी भी शीट्स प्रोवाइडेड है एंड ऑल। मॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं। यस, यस रमेश। मॉक्स के क्वेश्चंस ही मतलब मुझे तो 6 to 7 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिले थे मॉक्स से जो लास्ट के हुए थे डायरेक्टली पेपर में। जो कि मतलब जनरली कुछ कुछ जेई के भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बट उसमें जेई के रिपीटेशन नहीं थे। इनफैक्ट वो अलग से ही स्पेसिफिकली जो मॉक डिजाइन थे उसी में से 6 to 7 क्वेश्चंस मतलब जो याद हो गए थे उस टाइप के मिले थे। इप्सा कॉन्ट के एक टॉपिक के क्वेश्चन लगा लेते हैं, हो जाता है, कम टाइम में सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चैप्टर कवर करने के बाद वो स्पीड नहीं रहता है। कॉन्ट को रिवाइज कैसे करना चाहिए? क्वांट में मतलब एक्चुअली रिवीजन की सच रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वो रेगुलर प्रैक्टिस पे ही आएगा। बिकॉज स्पीड भी वैसे ही बनती है क्योंकि बहुत बार क्वांट के क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि इवन दो बहुत सिंपल हैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है वो, और वो कैलकुलेशन ही इम्प्रूव करनी रहती है तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी क्योंकि
वो टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं क्वांट में, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं को ही बार बार प्रैक्टिस ही करना है, तो उसी से ही स्पीड बनेगी। और जो उनके थोड़े फिर शॉर्टकट्स भी इंसान याद करने लग जाता है एक टाइम बाद, अगर रेगुलरली सॉल्व कर रहा है तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्वांट में हर एक चैप्टर्स में, तो वो सब भी काफ़ी स्पीड बूस्ट करते हैं। आपने आरडी बुक भी लगाई थी या फिर सर की शीट्स ओनली? दोनों ही लगाई थी, आर डी शर्मा भी लगाई थी एंड शीट्स भी लगाई थी। बट आर डी शर्मा मैंने लेटर स्टेज में लगाई थी, सबसे पहले मैं शीट्स ही लगा रहा था, जो बेसिक वाला सेक्शन रहता है वो पूरी शीट से थी, क्योंकि वैसा बेसिक बुक में भी नहीं मिलता है। सो पहले शीट्स ही लगाई थी, फिर उसके बाद आर डी शर्मा पे जंप करा था जब थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हो गए थे, क्योंकि डायरेक्टली जंप करना आर डी शर्मा में उतना फीजिबल नहीं होता है, बिकॉज थोड़ी लैंग्वेज टफ है क्वेश्चंस की उसमें। सो इट्स बेटर कि पहले थोड़ा बेसिक्स में हैंड्स ऑन हो जाए एंड उसके बाद यू कैन गो टू आर डी शर्मा। आपने ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर किया था? नहीं, मैंने ड्रॉप लिया था, ग्रेजुएशन के साथ नहीं करा था, मेरा 1 ईयर ड्रॉप था। बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं अभी। ओके के ऋषि सर, आई एम ओनली टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सजेशंस। या test series, मतलब you can also, if you are referring to test series, then you can also like go for YouTube videos side by side, because वो काफी पैरेलल में चलते हैं टेस्ट सीरीज के। इवन जो YouTube पे भी वीडियोस देखोगे सर के, तो वो काफी टेस्ट सीरीज से मैच भी करता है वो पैटर्न। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिकॉज टेस्ट सीरीज भी वैसे डिजाइंड है, लाइक टॉपिक वाइज ही सारी डिवाइडेड है, जितने भी सब टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के या कॉन्ट के, उसी के हिसाब से। सो यू कैन स्टडी वन टॉपिक एट अ टाइम, और फिर उसके जितने भी एग्जिस्टिंग टेस्ट्स हैं वो सारे, जितने भी लेवल के, इजी मीडियम हार्ड, वो तीनों टाइप के अटेम्प्ट कर लो, और जो भी रेगुलर टेस्ट्स हो रहे हैं उन टॉपिक्स के वो सारे ही दे दो। बिकॉज वही बात है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी वही सेम ही फॉलो होती है जो ऑफलाइन भी होती है। सो क्वेश्चंस मुझे भी जो मिले थे वो वही टेस्ट सीरीज की सेम ही थे, मॉक के भी। तो वही प्रिपरेशन के लिए यू कैन ऑल्सो refer to YouTube videos, and along with that टॉपिक वाइज खत्म खत्म करके देन गो फॉर इंडिविजुअल टॉपिक्स, फिर मॉक्स देने स्टार्ट करो। सर, if we practice mock test for 1 month after preparing basic concepts plus each study material plus RD Sharma objective plus practicing questions on each topic, will it be enough? One, it depends on you also कि 1 month is, I don't think so enough, given that कि पेपर कैसा सेट होता है। अगर खाली बेसिक बेसिक स्टडी करा है, एंड क्योंकि उतने कम टाइम इंटरवल में पूरी बुक भी नहीं लग पाएगी, तो बुक लगाने के लिए भी मतलब सेलेक्टिव चैप्टर्स ही लगाने चाहिए लास्ट के मोमेंट पे, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, लाइक जो जिनका वेटेज हमेशा से ज़्यादा रहा है, और वो वाले थोड़े से नेग्लेक्ट ही कर देने चाहिए जो कि नहीं पढ़े हैं ढंग से, सो दैट एटलीस्ट जितना आता है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। सो उस 1 मंथ में जो भी मॉक का ड्यूरेशन होगा, उसमें भी काफ़ी कुछ मतलब एनालाइज कर सकते हो। जो निमसेट के मॉक्स होते हैं उनका पैटर्न एनालाइज करके कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें नेसेसरी हैं, कौन से उतने ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं मार्क्स गेन करने में, तो दैट यू कैन स्किप। और आर डी शर्मा से खाली वही वही चैप्टर्स लगाओ, सो दैट कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। रिवीजन कैसे करें एक पर्टिकुलर चैप्टर का? रिवीजन के लिए बेसिकली नोट्स ही बनाओ जो थोड़ा इन योर लैंग्वेज हो टू स्टडी, एंड मतलब वो डेली प्रैक्टिस में ही ले आओ कि यू हैव टू लुक एट दोज नोट्स लाइक वंस और ट्वाइस अ डे। वो बस देखते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। खाली तुम्हें स्किम करना है जो वो सारी टॉपिक्स जो जो पढ़ाई गई हैं, और वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मुश्किल से दिन के 10-20 मिनट जाएंगे हार्डली, और वो 10 मिनट्स में पूरा हो जाता है। मैथ्स मोहित त्यागी सर से पढ़ सकते हैं, विच एवर, मतलब जो भी तुम्हें सही लगता हो, नॉट एनी पर्टिकुलर, बट मैं वैसे इन सेंस बात कर रहा था कि
ये जो टेस्ट सीरीज है आईएनपीएस की, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो यूट्यूब चैनल में भी जो वीडियोस हैं वो करस्पॉन्डिंगली आते हैं। बट मैथ्स के लिए यू कैन रेफर एनी यूट्यूब चैनल ऑल्सो विच सूट्स यू। So I've taken drop and I've started preparation from this month only. So would I be able to crack NIMSAT? Yeah, it's many people have actually cracked when even when they started very late. So मतलब वो possible है, ऐसा नहीं है। But इसमें वही थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक अपनी बनानी पड़ेगी फॉर द कमिंग 6 months, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता। सो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ। बट हाँ, पॉसिबल है, एंड इवन बहुत अच्छी रैंक से भी पॉसिबल है कि निमसेट क्रैक हो जाएगी, इवन दैट एक सर्टेन डिसिप्लिन में सारी चीजें फॉलो होती जाएं, मतलब जो भी सोच रखा होगा तुमने नेक्स्ट 6 months के लिए वो चीज। एक साथ चार चैप्टर चलता है क्लास में, कुछ चैप्टर छूट जा रहा है, अच्छे से कवर नहीं हो पाता है, जी वाले बुक का रह जाता है, उसको कैसे मैनेज करें। जैसे 4 चैप्टर किसी से नहीं हैंडल हो रहे हैं तो एक सिनारियो ये भी है कि इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं हो रही तो कट डाउन कर लो। इनफैक्ट 4 क्लासेस ना करके 3 क्लासेस कर सकते हो, बिकॉज अगर सही से प्रिपेयर्ड नहीं है चीजें तो यू शुड डेफिनेटली डू 4 क्लासेस। बट अगर थोड़ा बहुत टॉपिक्स जो ऐसी हैं क्योंकि जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हैं, तो फॉर दैट की क्लासेस कम कर लो, सो दैट बाकी जो चीजें तुम्हें खुद से सेल्फ प्रिपरेशन सेल्फ इनपुट भी देना है वो तुम दे सकते हो उसके बाद। अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कि 4 की जगह 3 कर लो, या बात बात करके जो भी है। सो वो भी थोड़ा टाइम सेवर होगा अगर 4 क्लासेस के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। जेई वाली बुक, हाँ जेई वाली बुक इज काइंड इम्पोर्टेंट, बट उसका रिवीजन मतलब बहुत लोग याद करते हैं, बट वो तरीका नहीं होना चाहिए उसको कि खाली पूरी बुक खोल ली और पूरा चैप्टर स्टार्ट करके याद कर लिया, बट वो नहीं करना है। इनफैक्ट जब भी वो चैप्टर चल रहा है क्लास में भी, तो उसी के ही करस्पॉन्डिंग जब क्वेश्चंस जो खुद से भी लगा रहे हैं शीट्स के बियॉन्ड, तो जेई वाले लगाए, और वो रेगुलर इंटरवल्स में लगाते रहे कुछ कुछ। लाइक जब भी वो टॉपिक रिपीट हो रहा है कि कम से कम 2-3 बार एक ना एक टॉपिक रिपीट ही हो जाएगा, तो 2-3 बार तुमने जेई वाले लगा लिए तो वो फिर रिपीट होते होते तुम्हें बहुत सारे टेस्ट में दिख जाएंगे, बहुत सारे मॉक्स में दिख जाएंगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे फिर। मतलब इतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा उसको अलग से याद करने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छा रैंक सिक्योर किया था, स्टिल यू ऑप्टेड फॉर एनआईटी इलाहाबाद, यस, ऐसा क्यों सर? एक्चुअली एक डिफरेंट रीजन था। हेलो, ओके मैंने सर। पहले एनआईटी त्रिची ऑप्ट करा था, बट फिर वहां से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था फॉर सम हेल्थ रीजंस, और इलाहाबाद वाज नियर टू माय होम, तो मेरे लिए वो ट्रैवल करना फिजिबल नहीं था त्रिची से लखनऊ बार बार। सो मैंने फिर वहां से एडमिशन विड्रॉ करके एनआईटी इलाहाबाद में ले लिया था। सर तो ऐसा कुछ दिन पहले एक और मैम आई थी, तो उन्होंने कहा था कि एनआईटी त्रिची और एनआईटी सूरत को समथिंग लाइक दैट की प्लेसमेंट में डिफरेंस हो जाता है, तुम्हें पता चलेगा वहां आने पे, ऐसा हम्म, मतलब कंपनीज का जैसे होता है कि एनआईटी त्रिची वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस, एनआईटी सूरत का को कम, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेफरेंस कम मिलती है। कंपनी सारे कॉलेजेस में आती हैं और वो मतलब सेल्फ डिपेंड, खुद पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंपनी में जा रहा है। लोअर एनआईटी से भी बहुत अच्छे कॉलेजेस बहुत अच्छी कंपनीज में जाते हैं, और ओके डिफरेंस नहीं है, वो खुद ही पे डिपेंड करता है। त्रिची में जाके भी मतलब खुद से ही चीजें करनी पड़ेंगी उस लेवल की कि वो कंपनीज सेलेक्ट करें। वहां पे जी, बस कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा आती हैं, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। हाँ, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। और वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है बिकॉज वहाँ का एमसीए का डिपार्टमेंट अलग है। लाइक बाकी एनआईटीज में जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिपार्टमेंट है वो कंबाइंड है बीटेक के साथ। तो कोई भी कंपनी आती है तो उसमें बीटेक और एमसीए दोनों के स्टूडेंट्स बैठते हैं। सो कंपटीशन, एनआईटी इलाहाबाद में। हाँ एनआईटी इलाहाबाद में भी। ओके। तो कंपटीशन तुम्हारा रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज बीटेक अभी क्राउड है। बट एनआईटी त्रिची में ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, मतलब दोनों के लिए भी, बट मोस्टली जो कंपनीज आती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं एमसीए के लिए। तो उसमें और कोई कंपटीशन नहीं, तुम्हारे खाली क्लासमेट्स होते हैं, बट वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी को वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ तो वो किसी को भी नहीं ले जाएगी।
एंड हम लोगों के इसमें लेकिन प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, प्लेसमेंट सबके ही होते हैं और अच्छे भी होते हैं। वो किसी थैंक यू सर। पर्टिकुलर एनआईटी पे डिपेंड नहीं करता, वो वहाँ के बच्चों पे डिपेंड करता है, लाइक कैसा क्राउड जा रहा है। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को है क्या डाउट्स? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ। सर जैसे आप ड्रॉप ईयर हो तो सर ड्रॉप ईयर में हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है अगले कॉलेज में एडमिशन के लिए? कौन से सर्टिफिकेट की? सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पिछले कैरेक्टर्स? कॉलेज से मिलता है फ्री में। हाँ हाँ, वो नीडेड रहता है वैसे तो। कि तुम्हारे कॉलेज से इशू नहीं होता है क्या वो? नहीं वो फिर हमें निकलवाना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो उतनी आसानी से मतलब चीजें करते नहीं हो। एनआरओ कौन कहाँ लगा था? रीजनिंग और क्वांट पूरा जितना भी सेक्शन था, मैंने खाली कोचिंग का ही मटेरियल रेफर करा था और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा था उसके लिए। मैथ्स के लिए ऑल दो बुक्स बाहर से लगाई थी कुछ कुछ, बट क्वांट और रीजनिंग के लिए खाली जो कोचिंग स्पेसिफिक मटेरियल और क्वेश्चंस थे वहीं से प्रिपेयर करे थे। सर इज इट टू लेट टू कंप्लीट 3 years एमसी एट द? नहीं, इट्स नॉट टू लेट टू कंप्लीट एट 25। एक्चुअली डिपेंड नहीं करता कि कब फिनिश कर रहे हो, गिवन दैट कि फिनिश कहाँ पे कर रहे हो। सो मतलब लेट जैसा कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट मास्टर्स करने बहुत सारे, एमसीए करने भी जो स्टूडेंट्स आए हैं वो 2-2 साल या ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, उसके बाद आ रहे हैं, तो वो लोग भी आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि लेट है, अपॉर्चुनिटी बेटर है तो इसीलिए आते हैं। सो इट डजेंट मैटर। दिस 12th मार्क्स मैटर इन एमसेट व्हाइल गेटिंग एडमिशन? 12th मार्क्स का वही जो मिनिमम क्राइटेरिया है ब्रोशर में क्वालिफिकेशन के लिए, 60% एंड ऑल, तो वही सब ही है क्राइटेरिया, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट कंपनीज का भी नहीं होता है, नॉट ओनली निमसेट। सर मॉक के एनालिसिस कैसे करते थे आप? सी, मॉक देने के बाद सबसे पहले वही जितने भी मैच कर लेता था कि जो जो भी गलत हुए हैं मेरे, तो करस्पॉन्डिंगली उन्हीं के वही सॉल्यूशंस देके, जो जो नहीं हो पाए हैं, जो जो गलत हो गए हैं, उनके करेक्ट सॉल्यूशंस देके। और कई बार रहता है कि मॉक की जो आंसर शीट मिलती है उसमें सॉल्यूशंस में बहुत सारे कई बार जनरलाइज फॉर्मूले लिखे रहते हैं, जो कि बुक्स बुक्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे और मिलेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने तो एक फॉर्मूले की एक साइड में रजिस्टर टाइप का बनाया था, उसमें फॉर्मूले लिखे थे, एंड वो इन्हीं सब जो सोल्यूशंस रहते थे, सोल्यूशन शीट्स मॉक की, उन सब से जनरलाइज फॉर्मूले नोट कर लिए, या जो भी स्पेसिफिक कुछ भी मिला नई चीज़ तो वो नोट डाउन कर ली, एंड वही बार बार देखता रहा। तो अल्टीमेटली मिस्टेक्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा होते गए, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग नई चीज़ों ने थोड़ा हेल्प करा कैलकुलेशंस में भी और क्वेश्चंस याद रखने में भी, या कैसे मतलब उनको थोड़ा इजीली और सॉल्व कर पाए। सर हाउ डिड यू हैंडल द 2019 पेपर एंड हाउ मच डिड यू अटेम्प्ट इट? 2019 पेपर थोड़ा, जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा था, काफ़ी मतलब familiar नहीं लगा था, क्योंकि जनरली इतना टफ पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था। बट सिंस वो ओवरकम करना रहता है, बट वो 1-2 मिनट का फियर ही होता है। बट उसके बाद जब पेपर करना, सॉल्व करना स्टार्ट करा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखते गए जो कि एक्चुअली बहुत करे हुए थे, एंड बहुत सारे सिमिलर टाइप्स के याद भी थे। तो मैथ्स के इजीली, मतलब मैंने 2-3 राउंड्स में करा था, तो मैथ्स फर्स्ट राउंड में अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे जो कि डाउटफुल थे, और बाकी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स थे, और 30 क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा टाइम लगा था कंपेरेटिवली ज़्यादा, बिकॉज कैलकुलेटिव थे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी। तो 30 क्वेश्चंस वो कर लिए थे। उसके बाद फिर आगे स्किप करके मैं रीजनिंग वाले पार्ट में गया था। उसमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, बट 50% से ज़्यादा ही अटेम्प्ट करे थे रीजनिंग और क्वांट वाले सेक्शन में। और वो मतलब थोड़े पैसेज वाले मैंने ज़्यादा टारगेट करे थे उसमें क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें एक बार पैसेज सॉल्व कर लो तो सब्सिक्वेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इंग्लिश अटेम्प्ट कर लिया था, सो दैट इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस हैं
वो मतलब आते होंगे तो वो तुरंत ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद टाइम ही बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा था, शायद 10-15 मिनट्स, तो मैथ्स वापस से रिविजिट करा, तो मैथ्स में वही 10 या 8 क्वेश्चन और हो गए थे, तो मैथ्स में शायद 38 क्वेश्चन करे थे। और बाकी उनका डेटा मुझे नहीं याद है बाकियों का। HR सेक्शन के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे डिसाइड किया था? हर सेक्शन के लिए ओके। हर मैं मतलब प्रायोरिटी दी थी जिस हिसाब से पेपर है, सो सबसे पहले प्रायोरिटी मैथ्स को ही दी थी, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कोरिंग वही होता है। सो सबसे पहले मैथ्स के लिए टाइम, मतलब 2 घंटे का पेपर रहता है तो 1 आवर रिजर्व रहता है कि मैथ्स को एटलीस्ट इतना टाइम तो देना है, सो दैट उसमें जितना भी मैक्सिमम स्कोर हो सके हो जाए। तो 1 आवर पहले मैथ्स को दिया था। फिर उसके बाद रीजनिंग को अराउंड 20-25 मिनट्स। फिर इंग्लिश में भी 10-10 मिनट्स लग जाते हैं पैसेज वगैरह पढ़ने में। और फिर कंप्यूटर देखी थी, उसमें जितने हो पा रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फिर वापस से जितना टाइम बचता है वो बाकी अनकवर्ड क्वेश्चंस जितने रह जाते हैं। और लास्ट के 10 मिनट्स हमेशा मतलब बचे रहने चाहिए एक्स्ट्रा, सो दैट एक बार गो थ्रू कर दो कि कुछ बहुत इजी क्वेश्चन रह तो नहीं गया है या समथिंग लाइक दैट, या कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। तो 10 मिनट्स वो रिजर्व करके रखना। और 2 आवर्स में से 1 आवर 50 मिनट जितने हैं वो एक्चुअल टाइम है कि जिसमें सॉल्व करना है और जो भी मार्क करना है पेपर। 10 मिनट्स थोड़े आइडल होने चाहिए, उसमें थोड़े 3-4 क्वेश्चन और ही हो जाते हैं इनफैक्ट। सर हाउ मच डज द नॉर्थ स्टूडेंट्स मैनेज, सर हाउ डज द नॉर्थ स्टूडेंट मैनेज द हेल्थ इश्यूज इन इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद वेदर एंड अदर थिंग्स? एक्चुअली वेदर और अदर थिंग्स भी feasible है, बस थोड़ा ह्यूमिड ज़्यादा है कंपेरेटिवली। बट नॉर्थ में भी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट प्लेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे भी काफ़ी सनी रहता है समर्स में भी, वहाँ पे भी इसी टाइप का, बस थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा सच प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि मेस वगैरह साउथ मतलब इंडिया के जितने भी NITs हैं उनकी मेस अच्छी हैं, तो स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन ओरिएंटेड भी हैं। तो फैसिलिटीज़ विद इन द कॉलेज और भी हैं कि कुछ हेल्थ इशू होता है तो यू विल बी लुक्ड आफ्टर। सर भी मॉक टेस्ट में मैथ्स ही करते रह जाते हैं, फिर कम टाइम बचता है बाकी सेक्शंस के लिए। सी मतलब अटेम्प्ट ऐसे क्वेश्चंस करो सो दैट तुम्हारा ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हो। डजन मैटर वो मैथ से आ रहा है या रीजनिंग से आ रहा है। इफ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दे के रीजनिंग यू कैन मैनेज मोर क्वेश्चंस एंड स्कोर मोर, तो गो फॉर दैट। बट अगर वही है कि टाइम मैनेजमेंट इसमें खुद ही करना पड़ेगा, कि वो मॉक देने से एक्चुअली रियलाइज होगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि 10-15 मॉक्स दे दिए तो उसके बाद यू विल रियलाइज कि कैसे स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, और कैसी सिचुएशंस में पेपर हाउ यू आर डूइंग इट। तो टाइम मैनेजमेंट भी मतलब वहीं से ही आएगा कि कितना टाइम किसको देना है पर्टिकुलरली। और वो पेपर पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें जो सेक्शन सबसे ढंग से आ रहा है, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले वही करो। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? वही मैंने 1 ईयर बिफोर ही स्टार्ट करी थी, 1 साल प्रिपरेशन करी थी। जून 2018 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, एंड वही जून मई में पेपर हुआ था 2019, सो 1 ईयर। How many hours a day you used to read at the time of your preparation, and how much time you used to devote for math and reasoning? Mostly schedule, my schedule was like morning 8 to night 8 in the coaching only, because last class 8 o'clock पे खत्म होती थी, and morning 8 पे I used to come because 9 बजे से एक टेस्ट होता था। So वही 9 to 8 कोचिंग में जितना भी चीजें हो रही हैं, एंड मतलब कोशिश यही करी कि उसी टाइम स्लॉट में जिसमें आई एम स्टडिंग उसी में मैं और भी चीजें पढ़ लूँ। लाइक फॉर एग्जांपल जो ब्रेक्स भी मिलते हैं उसमें बीच में, सर्टेन जो ब्रेक्स होते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में एक सर्टेन ब्रेक है, सो इन दैट वाइल जो पिछली क्लास हुई है जो भी, तो उसके मैं एक्स्ट्रा चीजें भी देख लूँ, नॉट ओनली शीट्स एंड ऑल, बट जो बुक से भी जो मटेरियल है या रेफरेंस मटेरियल है वो सब चीजें देख लूँ। और बाकी उसके अपार्ट भी जब सारी क्लासेस ओवर हो गई हैं तो उसके बाद भी एक बार जाके सारी टॉपिक्स का, जैसे मैंने बताया था कि एक बार गो थ्रू कर ली कि क्या क्या
तो उससे रिवीजन में भी हेल्प मिलती है। सो वही चीज़ ही करी थी कि मैनेज टाइम करने के लिए। एंड मैथ्स को ऑब्वियसली, मैथ्स और रीजनिंग में तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया था, रीजनिंग को कंपेरेटिवली कम दिया था। रीजनिंग डेली होती भी नहीं थी, वो कभी कभी स्लॉट्स बना रखे हैं रीजनिंग के कि वीकली करना है या एंड में स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, क्योंकि उसका सच सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है वो, कोई सिलेबस मेंशन्ड है भी नहीं उसमें। तो वो उसके लिए अलग से उतना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। क्वांट के लिए ऑल दो नीडेड होता है, बट रीजनिंग वो खुद ही से करनी होती है, तो वो वैसे प्रिपेयर करती है। और मैथ्स को ही मेजर टाइम दिया था।